हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, विस्थापन अभिक्रियाएं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है यानी विस्थापित कर देता है, हटा देता है। और ये होता है इन दोनों एलिमेंट्स में रिएक्टिविटी डिफरेंस के कारण, यानी इसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और दूसरा कम रिएक्टिव होता है, यानी एक अधिक क्रियाशील और दूसरा कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित करता है यानी हटाता है कम क्रियाशील तत्व को। तो यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। जैसे कि आयरन जो है, जब उसे डाला जाता है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कॉपर सल्फेट का जब पानी में विलयन बनाया जाता है और उसमें लोहे की कील को या आयरन फिलिंग को डाला जाता है, तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और यहाँ पर कॉपर को हटा देगा तो बनेगा आयरन सल्फेट और कॉपर मेटल जो है वो अलग हो जाएगी। तो ये है आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आइए इसे समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसा कि दुनिया का रूल है, ताकतवर लोग हमेशा कमजोर को हटा देते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में भी जो स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होते हैं यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है जिसमें कि जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, और जिंक यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और वो कॉपर को हटा देता है और बनाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल जो है वो अलग हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के कारण और दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट के कारण। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम? तो उसके लिए है एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज यानी धातु की सक्रियता श्रेणी, जिसमें कि मेटल रखे गए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, यानी ऊपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं और जो नीचे हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम है सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, इसी तरह नीचे के कम रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील तत्व हैं। और जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है, ये कहलाती हैं नोबल मेटल्स यानी आदर्श धातु, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्शन करती हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन को भी इसमें एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है जो कि लेड के नीचे होती है। तो जो भी एलिमेंट या मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं एसिड में से, और उसके नीचे के जो है यानी हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है कैल्शियम को, ऐसे पोटेशियम कर सकता है सोडियम को, यानी जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो अपने से नीचे वालों को वो डिस्प्लेस कर देगा। आइए अब करते हैं एक लैब एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने एल्यूमिनियम स्ट्रिप को आयरन क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में डाला है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम देखें, एल्यूमिनियम ऊपर आता है और आयरन आता है नीचे, तो एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसमें आयरन अलग हो जाएगा। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं कि पहले और बाद में क्या होता है इस रिएक्शन में। तो जब हम एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को आयरन क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में यानी पानी से बने विलयन में डालते हैं, तो ये एक पहले येलो या ग्रीन सॉल्यूशन होता है। और जब इसमें रिएक्शन होती है, यानी जब एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करता है, तो जो आयरन होता है वो इस सॉल्यूशन से, आयरन क्लोराइड के सॉल्यूशन से इस स्ट्रिप पर चिपक जाता है, और एल्यूमिनियम जो है वो इस स्ट्रिप से धीरे धीरे डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन में चला जाता है, और सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ये ग्रीन या येलो से कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह हमने इसमें देखा कि एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन कम रिएक्टिव है। तो ये रहा आपका लैब एक्सपेरिमेंट। अब हम कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को खुद लिखेंगे और उसके लिए हम हेल्प लेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। तो इसमें हम देते हैं एक मेटल जैसे कि पोटेशियम, प्लस इसके नीचे की मेटल है सोडियम, तो हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर
क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो सोडियम को हटा देगा, तो बनेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ सोडियम अलग हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं जिसमें कि हम सोडियम ले लेते हैं और सॉल्ट ले लेते हैं कैल्शियम का, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट। तो हम देखते हैं कि जो सोडियम है वो कैल्शियम को हटा देगा, तो बनेगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम की यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ 2Na लेना पड़ेगा, 2Na यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो बनेगा आपका Na2SO4 प्लस कैल्शियम मेटल जो है वो अलग हो जाएगी। इसी तरह हम अगला अगर देखें, कैल्शियम ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे, तो कैल्शियम यहाँ डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम को, तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल अलग हो जाएगी। इस तरह हमने देखा कि जो ऊपर वाली मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे वाली को डिस्प्लेस कर रही है, और इस तरह हम आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को लिख सकते हैं। अब एक और रिएक्शन देखें जहां पर जिंक है और यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम तो यहाँ ऊपर है और जिंक है नीचे, तो जिंक आपका कम रिएक्टिव है, यानी जिंक नीचे है और एल्यूमिनियम ऊपर है। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए जिंक जो है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। अब आते हैं मेटल और एसिड की रिएक्शंस पर। तो यहाँ पर मेटल जो होते हैं जब किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि मेटल है पोटेशियम और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए H2 लेना पड़ेगा और यहाँ पर 2K, तो यहाँ पर यानी जब मेटल रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ तो ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस, इसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इसमें निकल जाती है। तो भी मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो वो इसको एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर पाएगी। तो अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं यहाँ पर जिंक प्लस दूसरा एसिड ले लेते हैं HNO3, तो यहाँ बन जाएगा जिंक नाइट्रेट ZnO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो यहाँ पर हमें 2 लेना पड़ेगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये भी सॉल्ट बना जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी निकल गई। इसी तरह एक और रिएक्शन करते हैं जिसमें हम ले लेते हैं कैल्शियम प्लस यहाँ पर ले लेते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ये आपके एसिड हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों ही हमने एक एक रिएक्शन इसके साथ ली, तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, और इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये रहे आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि हमने देखा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है, और जब मेटल में जो एसिड्स का रिएक्ट करती हैं तो डिस्प्लेस करती हैं हाइड्रोजन गैस को। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम से क्लियर होता है कि इसमें दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी दो कंपाउंड हैं और उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 4 दोस्त थे, एक था अमन, एक था भानु, दूसरा था चंदर और एक दामोदर। ये सभी मेले घूमने गए क्योंकि इनको घर के आसपास खेलने को नहीं मिलता था, शरारत करने को नहीं मिलता था। अमन, भानु, चंदर और दामोदर ये सभी मेले घूमने गए। तो मेले में घूमने के लिए वो फ्री थे, वहां पर कुछ भी कर सकते थे, घर से दूर थे और फ्री थे वो कुछ भी शरारत करने के लिए। तो यहाँ पर जो अमन था उसने कहा कि भाई चंदन से कि मैं चले जाता हूँ दामोदर के साथ और तुम चले जाओ भानु के साथ। तो यहाँ पर अमन और दामोदर चले गए घूमने के लिए एक साथ, और भानु और जो चंदर थे वो एक साथ घूमने चले गए। यानी इनमें आपस में दोस्तों ने क्या कर लिया, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया कि मैं उसके साथ चला जाता हूं और तुम दूसरे के साथ चले जाओ। तो इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी आयन का एक्सचेंज होता है, और कभी कभी इन रिएक्शंस में एक इनसॉल्युबल सॉलिड भी बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं।
यानी एक अघुलनशील अवक्षेप बनता है जो कि बॉटम ऑफ द बीकर, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब नीचे जम जाता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। जैसे कि इस रिएक्शन में देखें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड अलग हो रहा है जो कि अलग कंपाउंड है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये स्टेप होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दो भी कंपाउंड्स होते हैं जब वो डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं उनके लिए सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि उन दोस्तों के लिए मेला जो था उसमें वो फ्री थे घूमने के लिए, उसी तरह एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है इनके लिए, क्योंकि जब ये कंपाउंड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डाले जाते हैं तो ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। जैसे कि यहाँ फेरस सल्फेट अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट रहा है, इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। अब ये अलग अलग हो गए वहां जाकर मेले में यानी एक्वस सॉल्यूशन में, और अब ये फ्री हैं मूव करने के लिए, तो ये फ्रीली मूव करेंगे और जब इनको मिलाया जाएगा तो यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, यानी जो पॉजिटिव वाला आयन है यानी जो आयरन है ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और ये सोडियम जो है वो सल्फेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आयरन बनाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड का ग्रीन प्रेसिपिटेट और सोडियम बनाएगा सोडियम सल्फेट। तो इस तरह सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में इनको डाला जाता है एक्वस सॉल्यूशन में और ये कंपाउंड फिर ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में, और उसके बाद हो जाता है एक्सचेंज ऑफ आयंस और उसके बाद बनते हैं अलग अलग दो कंपाउंड। तो ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक इनसॉल्युबल सॉलिड भी बनता है और इसे ही हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो सारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनमें प्रेसिपिटेट नहीं बनते, जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उन्हीं को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से आयंस या किस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है? तो उसके लिए हम देखेंगे आयंस को। तो कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो कार्बोनेट हैं, आपके कार्बोनेट जितने भी होते हैं, सल्फाइड जितने भी होते हैं और फॉस्फेट, ये सभी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। नेक्स्ट पे आए सल्फेट जो होते हैं, बेरियम के और कैल्शियम के और लेड के जितने भी सल्फेट हैं वो सभी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसी तरह जितने भी हैलाइड्स हैं, सिल्वर, लेड और मरकरी यानी हैवी मेटल्स के जो हैलाइड होते हैं वो सभी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और हाइड्रोक्साइड जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं OH जैसे कि आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो इस तरह हम इन आयंस को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कौन सी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है दूसरा सॉल्ट और एक मेटल अलग हो जाता है। वहीं दूसरी ओर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो आयंस होते हैं तो एक में होता है, अगर हम देखें तो एक में आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी तरह दूसरे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और इन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का एक्सचेंज होता है म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी एक दूसरे के पास चले जाता है, दूसरा पहले के पास आ जाता है। इस तरह कोई डिफरेंस नहीं होता। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है, यानी जो सक्रियता श्रेणी है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उस हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट को करते हैं। और इसमें जो मेटल या एलिमेंट होते हैं उनके कलर चेंज या स्टेट चेंज भी हो जाते हैं रिएक्शन के बाद। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज़्यादातर रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनते हैं, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।